यहाँ पर इससे आगे जो है ना, ये वो टाइम है जहाँ पर जो ड्रामा है अर्तुगरुल वो इस बैकग्राउंड के साथ बना हुआ है, इस सारे बैकग्राउंड के अंदर बना हुआ है। जब स्टार्ट होता है, पहली एपिसोड स्टार्ट होती है तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अपने नॉर्मैटिक ट्राइब जहाँ दिखाते हैं तो 1225 दिखाते हैं वो। और पहले डायलॉग्स के अंदर ही जिक्र आता है कि अगर आने वाले विंटर से पहले हम लोग यहाँ से ना गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो 1225 का बिफोर द कमिंग ऑफ विंटर्स, यहाँ के इस पॉइंट से इन लोगों ने स्टार्ट किया इस ड्रामे को। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इस ड्रामे के बारे में तो इतना कुछ कहा गया है यूट्यूब के ऊपर और ब्लॉग्स और अखबार के अंदर कि अब मैं उन बातों में से किसी एक बात को भी रिपीट करना मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ड्रामे के शुरू के अंदर डिस्क्लेमर आता है कि दिस हैज़ बीन इंस्पायर्ड, ये इन्फ्लुएंस्ड है हमारी तारीख से। यानी कि हर कैरेक्टर इसके अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि हर कैरेक्टर जो था वो असल था। इनमें से ड्रामे बनाने के लिए, और वो भी आप देखें पता नहीं कितनी 400-500 एपिसोड्स बनती हैं इसकी नेटफ्लिक्स के हिसाब से, तो 5 सीजन्स के ऊपर फैला हुआ, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए हैं, डायलॉग्स बनाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल सेटिंग यही है। काई ट्राइब थी, ट्राइब आई थी, सुलेमान शाह था इसका बाप, और ये लोग आए थे। हाँ, जो किताबें हैं 2 किताबों में इसका जिक्र था जो इससे रिलेटेड थी। हम ये कह सकते हैं कि हार्डली 3-4 सफ़े से ज़्यादा नहीं है। एक मैंने ब्लॉग पढ़ा था, उसके अंदर ये जिक्र ये हो रहा था कि 6 सफ़ों से ज़्यादा सफ़े शेयर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा था नॉट मोर देन 6 पेजेस ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है अर्तुगरुल के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और क्या है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ना वो मेड अप ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसकी बहादुरी और उसका कोई इतराज़ नहीं है। ये ट्राइब्स मूव हुई थी। ये ट्राइब्स क्यों मूव हुई थी? क्योंकि हम बात करें 1225 की ना, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये वो ही सेंट्रल एशिया की तरफ से ऊपर से टर्किश ट्राइब्स आई हैं। नीचे क्यों आई हैं? चंगेज़ खान का दौर शुरू हो चुका था, उसका जिक्र आगे जाके होगा, लेकिन चंगेज़ खान का फितना शुरू हो चुका था जिसकी वजह से ये हिजरत करके यहाँ पे आए थे और एनातोलिया की तरफ पहुँचे थे। ये कबाइल वहाँ तक पहुँचे थे। तो जो ड्रामे के अंदर है और किताबों के अंदर है, इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क है वो ये है कि जब ये आ रहे थे तो ये सल्जूक के साथ, पहले से ख़त ख़ताबत के अंदर सल्जूक एम्पायर के साथ ये आए थे इस शर्त के ऊपर कि हम आपके हेल्प करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और अर्तुगरुल जो है इसको तकरीबन 444 फ़ौजियों के साथ आगे की तरफ भेजा गया था। फ्रंट लाइन्स पे ये जा रहा था, पीछे सुलेमान शाह और ट्राइब्स को लेके आ रहा था क्योंकि सल्जूक एम्पायर वीक बहुत होया था। रास्ते में पहुँचे हैं तो इनको एक मैदान जंग के अंदर इनका क्रॉस हुआ और उन्होंने देखा 2 फ़ौजें हैं। नहीं देखा, अर्तुगरुल को नहीं आइडिया कि ये कौन थी फ़ौजें। उसने देखा कि एक बड़ी आर्मी है जो छोटी आर्मी को शिकस्त दे रही है। उसने वहीं पर घुस के, हालांकि 444 ही थे इसके साथ, लेकिन जो छोटी आर्मी थी उसका साथ देते हुए बड़ी आर्मी को शिकस्त दी। जब ख़त्म हुई जंग तो उसके बाद पता लगा कि जिसका साथ दिया है वो सल्जूक सुल्तान अलादीन की थी फ़ौज, और जिसको शिकस्त दी है वो मंगोल्स की फ़ौज थी। वो अभी चंगेज़ खान था दुनिया में, ये उसके अंडर इसकी फ़ौज थी। ये इंसिडेंट था कि सुल्तान अलादीन जो है उसके यहाँ बहुत इसकी रिस्पेक्ट हो गई और इसने अर्तुगरुल को जो जगह दी थी वो बॉर्डर के ऊपर दी थी ताकि जो वहाँ से क्रूसेडर्स की तरफ से, सुगूड के पास जो क्रूसेडर्स की तरफ से हमला आ रहा है उसको ये काउंटर कर सके। सुल्तान अलादीन एक रियल कैरेक्टर था। जिस तरह मूवी में उसकी डेथ दिखाई गई है पॉइजनिंग से, उसकी हकीकत में डेथ पॉइजनिंग से हुई थी। अमीर सादतैन दिखाया हुआ इन्होंने ड्रामे के अंदर, उसका बहुत आई थिंक पहली 4 एपिसोड्स के अंदर जो है ना, उसका 2nd से 3rd के अंदर तो वो आता भी है, पहले से तो उसका जिक्र चलता आता है शायद। और वो एक असल कैरेक्टर था, वो हकीकत में वज़ीर था, हकीकत में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था जितना वो स्ट्रॉन्ग दिखाया है, उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा था और हकीकत में उसका अंजाम ये हुआ था कि उसको फिर कत्ल किया गया था, उसको मारा गया था। वो जो टेम्पलर्स की कैसल है, वो कैसल एक अबेंडन कैसल वाकई टर्की में पड़ी हुई है। टाइटस कोई कैरेक्टर था कि नहीं था, उस्ताद आज़म है कि नहीं है, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाइट टेम्पलर्स का वाकई एक हिडन रोल था तारीख़ के अंदर नाइट टेम्पलर्स का। नोयाम जो मंगोल्स का दिखाया गया कमांडर, वो हकीकत में कमांडर था, किताबों के अंदर उसका जिक्र आता है। अब जारी बात है उसके लुक्स, उसके डायलॉग्स, उसके वो सब चीज़ें एक अलग हैं।
एक बहुत सरप्राइजिंग कैरेक्टर जो मुझे थ्रू आउट फैसिनेट करता रहा वो इब्न अरबी का था, जब से लेके उनको दिखाते रहे हैं। लेकिन तारीख़ पढ़ते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा इब्न अरबी का रोल दिखाया उन्होंने ड्रामे में, शायद इतना नहीं होगा रोल। वो वाकई कुनिया गए थे, अंदुलुस के रहने वाले थे, मक्का भी गए और वो दमस्कस भी गए, दमस्कस में फ़ौत हुए थे, कब्र भी उनकी उधर है। कुनिया भी बहुत अरसा रहे थे, सुल्तान अलादीन रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। और वो तो आए, ये लोग तो आए थे, तुर्क सारे आए थे मंगोल फितने की वजह से। इब्न अरबी वाकई आए थे, एक ख्वाब देखा था उन्होंने जिसके लिए वो फिर इन्होंने इस तरफ का सफ़र किया था उन्होंने। आगे जाके थोड़ा सा और जिक्र आता है। लेकिन जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, यानी कि इवन एक मुलाकात के बारे में भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन चले ये उनकी तारीख़ है तुर्कों की, ऑटोमन्स की, वो बेहतर जानते होंगे अपनी तारीख़ को। कंफर्म एक तारीख़ के बारे में भी नहीं कह सकते, लेकिन शायद एक आध मुलाकात हुई है उनकी। बाकी जो रोल्स हैं वो मोरलेस हैं, ये जो तुर्गत, एल्प और ये बमसी वगैरह, इन सब की कब्रें भी मौजूद हैं। सुगूद के अंदर ही, उसी शहर के अंदर कब्रें भी मौजूद हैं। और जो जिस हिसाब से इस ड्रामे ने एक तहलका मचाया, उसका जिक्र तो मैं जो इस सीरीज़ अपने बना रहा हूँ ये वाली, इसके लास्ट पार्ट के अंदर मैं करूँगा। इसके जो इम्पैक्ट पड़ा है इस ड्रामे का, या जो टारगेट है, क्यों बनाया टर्की ने ये ड्रामा और क्यों आगे बनाते आ रहे हैं। इसके बाद ओस्मान सीरीज़ शुरू हो गई है और आगे भी चलेगी, उसका जिक्र आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। फिर इसके अंदर एक जिक्र आता है वाइट बियर्ड्स का जिक्र आता है, एक सीक्रेट जिस तरह एक सोसाइटी होती है उस तरह का जिक्र आता है। ये इसके बारे में कमेंट देना बहुत मुश्किल है। डेली सबा जो है ये एक न्यूज़पेपर है टर्की का। उसके अंदर ये मैं एक आर्टिकल जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसमें एक बंदे का जो नाम आ रहा है, इस बंदे का नाम है दिगी कोरकेत। ये कौन है? सेकंड वाली स्लाइड के ऊपर अगर आप गौर से देखें, इसके बारे में ये कहते हैं ये उसी ज़माने में पैदा हुआ था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। तकरीबन एज भी देखें आप, वही उसके आसपास ही है। इनके मुताबिक इसने ये पहला तुर्क था जिसने इस्लाम कबूल किया था, ये उनके मुताबिक है। हमारे पास सीरत की किताबों में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन उनकी तारीख़ के अंदर ये है कि इसने ये पहला मुसलमान था, आया था, मुसलमान हुआ था। और इसकी तुर्क, सब लोग तुर्क तो मुसलमान ही हुए थे, उनका रिलीजन वही टेंगरिज्म ही था जो मंगोल्स का रिलीजन दिखाया हुआ है, उनका रिलीजन वही दिखाया है उन्होंने। लेकिन असल में रिलीजन वही था इनका, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट वो इतनी करते थे, मशवरा इतने करते थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, यहाँ से वाइट बियर्ड्स का सिलसिला चला था। और आगे से इसकी औलाद, और फिर या औलाद नहीं, शागिर्द और जो नस्ल होती है, और फिर वो एक सूफ़ीज़म का जो एक तरीक़ाकार होता है और उनके एक जो सिलसिले होते हैं, वहाँ से इसको ये लेके चलते हैं। इसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है इस तारीख़ के हिस्से को जो ये शो करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह इंडिया के अंदर मालाबार का सूबा है और वहाँ पर एक मस्जिद है। उनका दावा ये है कि हमारा जो राजत है मालाबार के, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुसलमान हुए थे। और क्यों हुए थे मुसलमान? उनका कहना ये है कि उन्होंने शक्कुल कमर का वाक़या अपनी आंखों से देखा था, जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर का मौज़ा करके दिखाया था। और ये वहाँ से, अब आगे रवायात फ़र्क है कि वो ख़ुद भी आए थे या दूसरे के अंदर ये कि अपने बेटे को भेजा था, जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया था, और वापसी के ऊपर कहीं ओमान या यूएई या इस तरफ कहीं फ़ौत हो गए थे और कहीं उधर दफन हुए थे। हमारे पास अब इसकी कोई तारीख़ उस तरह नहीं है, लेकिन अब हम उसको किस तरह डिनाई करें हम कि ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा जो है अब उसको खामोशी से हम, जिस तरह इस्लामी रवायात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ना तो तकज़ीब करो उनकी, ना उनको मानो। क्या पता हो हकीकत हो, क्या पता ना हो, हर बात तो महफूज नहीं है तारीख़ की किताबों के अंदर। ये सारा स्टेज है जिसके अंदर जो एर्तुगरुल ड्रामा उन्होंने बनाया हुआ है। तुर्क आते हैं अनातोलिया के अंदर, सुल्जूक की हेल्प करते हैं, टेम्पलर्स को ख़त्म करते हैं वगैरह। लेकिन फितना क्या था जिसने इसको एग्रीगेट किया था? फितना ये था कि दूर चाइना के टॉप के ऊपर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ऊपर की तरफ स्टेप्स का इलाका था जहाँ पर मंगोल ट्राइब रहा करती थी। और मंगोल ट्राइब के अंदर पैदा हुआ था चंगेज़ खान, गेंगिस खान, जिसका असल नाम ये नहीं था, ये उसका टाइटल था। इसका बेटा आया था ओदेगे खान, जो एर्तुगरुल ड्रामे में दिखाया भी गया है, जिसको उन्होंने उसका आखिरी ज़िंदगी का आखिरी दिन दिखाया उन्होंने।
हाँ, उसके अंदर भी अगेन कुछ नहीं कह सकते कि क्या वाकई अर्तुगरुल की से मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी। इस पूरी सियासत के अंदर अर्तुगरुल एक बंदा था जो फ्रंट पे था, बिल्कुल उसके एक्टिव रोल था उसका, लेकिन क्या वो ज़ाती तौर पे इतना दूर गया था इससे मिलने, हम नहीं कुछ कह सकते। उनकी तारीख़ है, वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनकी भी तारीख़ असल में ना किताबी तारीख़ नहीं थी। शुरू के चंद 100 साल के बाद जाके उन्होंने अपनी ऑफिशियल तारीख़ लिखी थी और इख्तलाफी बातों को साइड पे करके एक ऑफिशियल वर्जन लेके आए थे। तो जो औदेगी ख़ान था, इसने हम कह सकते हैं सही मायनों में चंगेज़ ख़ान की हुकूमत को उसी तरह लेके चला था। ऑल्दो मंगोल्स ने ना वैसे इलाके जो कॉन्कर किए थे ना, जिसने सरेंडर कर लिया वगैरह, उनका एक बात थी, और अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर उन्होंने औदे ख़ान की जो कोटेशन करते हुए सही बात बताई है। डॉक्टर्स जो होते थे इनके हकीम और इस तरह, या स्कॉलर्स या टीचर्स या इस तरह के जो स्किलफुल लोग होते थे, उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाते थे, उनके साथ लीनियंसी होती थी। और मुख्तलिफ मज़ाहिब जो होते थे उनको आज़ादी थी। इन्होंने अपना मज़हब इन्फोर्स नहीं किया था कहीं पर भी। मॉडर्न जिस तरह अमेरिकन एम्पायर और इस तरह का जो मामला है ना, कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हम क्रिश्चियन हो जाएं, उनको है कि हमारा पॉलिटिकल सोशल इकनॉमिक सिस्टम इन्फोर्स होना चाहिए, निज़ाम की बात वो करते हैं। तो इस तरह इनका भी ये मामला था। रिलीजन में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था, उसने कहा था कोई इशू नहीं है। बल्कि ड्रामे के अंदर भी याद आया कि उसके अंदर भी उसने ये डायलॉग बोला था कि इस्लाम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे इस्लाम से कोई ऐसी बात नहीं है, इस्लाम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। औदेगी ख़ान जो था ये 1241 में अचानक मर गया था। जो चंगेज़ ख़ान था ना, वो बीमार हुआ था, उसने अपने बेटों को बुलाया था, पैगाम पहुँचाया था, वसीयत की थी, ख्वाहिश का इज़हार किया था कि औदे ख़ान ही बने मेरा अगला जानशीन, लेकिन अपने बेटों पे छोड़ दिया था और ये कहा था कि पूरी सल्तनत के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, आगे तुम लोग उसको फ़तह करो। लेकिन औदेगी ख़ान ये अचानक मरा था, इट वॉज़ अ सडन डेथ। और जब ये मरा था तो अगेन पूरी दुनिया ने सूखा सांस लिया जो इनके बॉर्डर के बाहर थे, इंक्लूडिंग अनातोलिया, इंक्लूडिंग सल्जूक एम्पायर जो एक पपेट हुकूमत रह गई थी, और नीचे के इलाके भी, और ये हिंदुस्तान का इलाका भी और सारा। और जो ड्रामे के अंदर ज़िक्र आ रहा था इब्ने अरबी का, इब्ने अरबी के बारे में एक किताब है, एट्रीब्यूट की जाती है, ऑल्दो जो इब्ने अरबी को भी फॉलो करते हैं वो भी कहते हैं कि इसके बारे में हम कोई बहुत कंफर्म नहीं कह सकते। किताब का नाम है अश-शजरा अल-नुमानिया फिल दौला अल-उस्मानिया। कुछ का ख्याल ये है, जो इब्ने अरबी के फॉलोअर्स हैं उनका ख्याल ये है कि ये किताब का टाइटल बाद में ऐड हुआ था, किताब शायद उनसे मुतल्लिक़ ही है, छोटी सी किताब ही कोई, और इसका नेट के ऊपर सिर्फ एक फ़्रेंच के अंदर एक ट्रांसलेशन उसकी अवेलेबल थी। लेकिन बहरहाल जो सोर्सेज हैं उसके अंदर इब्ने अरबी ने एक पेशन गोई दी है कि एक अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसकी और उसकी नस्ल से अल्लाह ताला इस्लाम को वो तक़वियत देगा जो पहले तक़वियत नहीं हासिल हुई थी इस्लाम को। ये एक पेशन गोई है जो इब्ने अरबी से मंसूब की जाती है। अल्लाह आलम ऐसी कोई बात इब्ने अरबी ने कही थी या बाद में ऐड हुई थी, लेकिन इन बातों की वजह से जो तुर्क हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इब्ने अरबी की। ऑटोमन एम्पायर्स के अंदर हम बहुत रिस्पेक्ट देखेंगे। जितनी खिदमत का मौका बनु उमैया से लेके बनु अब्बास और इस दौरान जितने भी फातिमी हुकूमत और यूबी डायनेस्टीज़ और सल्जूक और उन सब को मिला था, तकरीबन उतने या उससे ज़्यादा लेंथ का मौका जो था वो इस ऑटोमन एम्पायर ने दिया था, जिसका अब आगे हम पढ़ेंगे। उस्मान गाजी की बर्थ होती है 1258 के अंदर। मंगोल्स खानाइट्स में डिवाइड हो चुके हैं, 1241 के अंदर डेथ हो चुकी है औदे ख़ान की। हिस्टोरिकली एक मिस्टेक जो और ड्रामे के अंदर है वो ये है कि इब्ने अरबी की डेथ हुई थी 1240 के अंदर। ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब औदेगे ख़ान मरता है तो अर्तुगरुल के लिए दुआ उस वक्त वहाँ बैठ के इब्ने अरबी कर रहे हैं और वो ज़िंदा है। ये हिस्टोरिकली एक साल की गलती उसके अंदर शो हुई है एक। लेकिन बहरहाल यहाँ से फिर अल्लाह ताला एक नई शाख को एक मौका देते हैं कि वो इस्लाम के लिए वो पेशन गोई पूरी करे जो पहले नहीं हो सकी थी। और वो क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लतुफ्तिहन्नल कुस्तुनतुनिया, तुम लाज़िमन फॉर श्योर तुमने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना है।
बल्कि इन फैक्ट अगर हम उनकी दास्तानों पे जाए ना तुर्कों की, तो वो ये कहते हैं कि ये हदीस हमें सुनाई गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, वो जो उनका वाइट बियर्ड का जो बानी था देदे कोपेक, उसके साथ जो दास्तान थी वो क्या थी कि वो ख़ुद आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके मुसलमान हुआ था। तो उसी दास्तान को और कंप्लीट करें ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है ना कि तुम फ़तह करोगे, तुम लाजिमन फ़तह करोगे, उनका कहना ये है कि ये हमसे मुखातिब हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। बहरहाल उसको अगर हम ना भी माने, हदीस की सही है, 3 किताबों का हवाला है, तीनों की सनद जो है वो सही है। अर्तुल की जो ड्रामा सीरीज़ और वो है, उसके अंदर जिस तरह ज़िक्र था पहले भी कि उसकी हालात ज़िंदगी जो है वो जो इतनी मालूम है और जो हक़ाइक़ थे मौजूद थे उनको इन प्लेस रखते हुए इन बिटवीन द लाइंस थोड़ी सी ड्रामेटाइज़ किया गया है, सिचुएशंस को बनाया गया है और उसको इमेजिन किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह सीज़न 4 के अंदर उन्होंने दिखाया है कि अर्तुगरुल को सगूद के इलाके के ऊपर सुल्तान अलाउद्दीन ने ख़ुद एक मारग्रेव बनाया था, वहाँ के इलाकों का एक बड़ा बनाया था जिसे कहते हैं, जिसके अंदर और बहुत सारे कबाइल आते हैं। और जब सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दे के मार दिया गया और उसके बेटे का वक्त आया, तो उस वक्त हाल ये हो चुका था कि मंगोल्स के बिल्कुल पॉकेट के अंदर वो थे। मंगोल ने अभी तक यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमत नहीं की थी और वो डायरेक्ट हुकूमत की बजाय सल्तनत जो सल्जूक जो था इसी को लेके चल रहे थे, इसी को लेके चल रहे थे गद्दारों के ज़रिए या जो वज़रा के ज़रिए और कम उम्र के सुल्तान की कमज़ोरियों की वजह से जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता था उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसके बावजूद कि अर्तुगरुल जो है वो पूरी सलाहियत रखता था, मिलिट्री माइट भी रखता था अपने छोटे से जो कबीले के हद तक जो था, और जितनी यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसको रन करने के लिए जो ब्रेन चाहिए होता है वो सब कुछ भी उसके पास मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद उसने कभी भी सल्जूक एम्पायर के ख़िलाफ़ उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि आखिरी एज तक, अपने आखिरी एज तक उसने मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश की ऐसे कि किसी तरह से यही अपने पैरों पे खड़ा हो। एक हद तक वो आज़ाद है, लेकिन वो उस आज़ादी के बावजूद वो ही कोशिश कर रहा है कि सल्जूक एम्पायर जो है ये कायम रहे। तो अगर तो हम उस तरतीब से देखें तो फिर तो सल्तनत उस्मानिया का दौर बहुत पहले से शुरू हो जाता है कि जहाँ पे ये एक काबिल ज़िक्र कोई चीज़ थे। अब ये जो 1258 के अंदर 1258 के अंदर ये जो वाक़या हुआ था और जो एक पूरा काले बादल छा गए थे, तो उन्हीं काले बादलों में से जो रोशनी की किरण निकली थी वो यही कि वही चंगेज़ ख़ान, उसका पोता और या हम कह रहे हैं हलाकू ख़ान का कज़न था बरके ख़ान, ये 1252 के अंदर ये मुसलमान हो गया था। मंगोल जो हैं वो हम आजकल के हिसाब से जो सेकुलर माइंड थॉट होती है ना वो समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे कि उनके फैमिलीज़ के अंदर ना कोई रिलीजन को चेंज कर ले। तो बरके ख़ान मुसलमान हो गया 1252 के अंदर, और इसका मुसलमान होने का वाक़या ऐसा नहीं है कि कोई आलिम दीन की दावत तबलीग हो। हालांकि ये दौर जो था इसमें बहुत बड़े बड़े आलिम दीन भी गुज़रे थे और सबसे बड़े इमाम इब्न तैमिया का दौर ये गुज़रा हुआ है। उनका ये दौर थोड़ा सा अरसा चंद साल ऊपर नीचे आप कर लें, लेकिन ये किसके हाथ पे मुसलमान हुआ? इसको मिली थी सल्तनत टॉप के ऊपर जो ब्लैक सी के ऊपर वाला इलाका है, क्राइमिया का इलाका, और ये सारा इलाका यहाँ की इसको जो है ना खानाइट मिली हुई थी इसे, ये वहाँ का हेड बना था बाद में जाके। और 1252 के अंदर एक समरकंद से एक काफ़िला आया था मुसलमानों का, जिसका इसके साथ इंटेरोगेशन हुई, इसने इंटेरोगेट किया उनको, और उसमें एक दरवेश था बंदा। दरवेश हम समझते हैं हम किसे कह रहे हैं, हम दरवेश अभी बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो के फ़ुकरा की ज़िंदगी गुजारते हुए एक सूफ़ी मनहज के ऊपर इंसान जो चल रहा होता है हकीकी सेंस के अंदर, वो जो बाद में एक क्या कहते हैं फेक जो सिलसिले हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे। एक आम दरवेश जो था उसके तवक्कुल और उसकी ईमानदारी और उसका जो मिजाज था उसने इसको मुसलमान कर दिया। सरेजुग इसका एक शहर था, वहाँ पर ये मुसलमान हुआ इस तरह, और इसने अपना मुसलमान अपने पास ही रखा। इसने अपना जो मामला था वो अपने पास ही रखा। जो बुखारा से काफ़िला आया था उसने इसको मुसलमान किया, इसने अपने पास रखा, और ये
अल्लाह ताला ने उसी चंगेज़ ख़ान के और हलाकू ख़ान उस ख़ानदान के अंदर ही मुसलमान जो पैदा किया, ये कायम तो रहा अपने दीन के ऊपर, इसने अपने भाई को भी मुसलमान कर लिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया जब 1258 के अंदर इसको मालूम हुआ कि हलाकू ख़ान ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया है, और उस जुल्म के बैकग्राउंड के अंदर कि ये ज़्यादातर ज़्यादती थी है। साथ दूसरी तरफ एक और तब्दीली जो आई थी वो ये थी कि अब अयूब जो दौर था, सलाहुद्दीन अयूबी के बाद में आने वाले जो उनके बेटे और उनके जो पोते और वो जो नस्ल थी अयूबीज़, जिस तरह उसके अंदर भी दिखाया गया है कि उसके अंदर एक अज़ीज़ दिखाया गया है अलीपो के अंदर, ड्रामे के अंदर। तो सुल्तान सलाहुद्दीन की जो नस्ल थी आगे, उन्होंने अयूबी डायनेस्टी चली थी, ज़्यादा अरसा नहीं चली थी, 100 साल हम कह लें इसको मुश्किल से, या 125 साल तक। तो उस डायनेस्टी के दौरान क्या हुआ था कि उनके जो सोल्जर्स थे वो भी उस टाइम जो तुर्कों से आए हुए ग़ुलाम थे, और वो उस तरह जब अयूबी एम्पायर ख़त्म हुआ, डायनेस्टी ख़त्म हुई, तो वही जो उनके ग़ुलाम थे, जो मलकियत थे अपने आकाओं की, उन्होंने अपना एक सिलसिला बना लिया जिसका नाम ममलूक डायनेस्टी है। ये मिस्र के इलाके के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ममलूक डायनेस्टी के साथ मिल के, और जो बरके ख़ान था, इन्होंने मिल के एक अलायंस की, अगेन अलायंस का उसके ड्रामे के अंदर भी जिक्र है। और अगर पूरी मुग़ल तारीख़ के अंदर उनको कहीं कोई शिकस्त हुई थी ना, तो वो ये जगह इलाका था ऐन जालूत का, ये मिडिल ईस्ट के अंदर आता है, जेरूसलम के बिल्कुल करीब है। ऐन जालूत जो है वो मतलब कि ऐन तो वैसे आँख के लिए भी इस्तेमाल होता है और चश्मे के लिए भी पानी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो ये वो जगह है जहाँ पर तारीख़ी एतबार से इसको कहा जाता है, ये वही जगह है जहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम की जो जंग हुई थी, तालूत और जालूत की जंग हुई थी, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम उभर के सामने आए थे। तो ये उसी मकाम के ऊपर मंगोल्स को अगर अपनी तारीख़ में कोई एक डिफ़ाइनिंग डिफ़ीट हुई थी ना, वो यहाँ पर हुई थी। और किसने डिफ़ीट किया था? अरबों ने नहीं किया था, कोई अब्बासी हुकूमत के लोग नहीं थे, बनु उमैया के नहीं थे, कोई बनु हाशिम में से नहीं थे। कौन थे? यही उनके ही अपने इलाके के लोग, बरके ख़ान की अलायंस की ममलूक के साथ अलायंस हुई थी, इन्होंने ही उनको एक डिफ़ीट दी थी, पहली डिफ़ाइनिंग डिफ़ीट उनको जो हुई थी। अर्तुगरुल की इंतकाल होता है 1281 के अंदर, और जब अर्तुगरुल फौत होता है तो उसके बाद उस्मान जो है वो अपने कबीले का सरदार बनता है, जबकि उस्मान सबसे बड़ा बेटा नहीं था। तो इनके यहाँ ये मामला था, जो उस्मान का जो सीरीज़ स्टार्ट किया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने एक कैरेक्टर शो किया है जो शेख नायब है, उन्होंने एदब अली, वो अर्तुगरुल की जो सीरीज़ है ना, उसके अंदर भी सीज़न 2 के अंदर उसको जो शेख है ना, वो एक बच्चे के शौर पे आया हुआ है। महमूद अब्दुल्ला एक दरवेश है बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ, वहाँ पर अर्तुगरुल की उससे मुलाकात होती है। बाद में जाके यही उस्मान के शेख बन जाते हैं, और उस्मान इनके उस्मान की ये जो एक मुसलमान की जो वो होती है तरबियत होती है, वो ये करते हैं। और इतना इज़्ज़त और एहतराम था कि अर्तुगरुल ने ये कहा वह जो एक नसीहत अपने बेटे को की हुई है कि तुम मेरी, अगर जो उन्होंने टर्की के अंदर अगर हम जाएं तो अर्तुगरुल की वहाँ पे जो कब्र है वो है, उधर उन्होंने ना इसको प्रिस्क्राइब करके लिखवाया हुआ है कि इतनी ताज़ीम और इतनी इज़्ज़त करनी है तुमने अपने शेख की कि तुम मेरी बातों की नाफरमानी बेशक करना, कभी भी उनकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करनी तुमने। तो ये सिलसिला जो था ये चलता रहा था एक, कि उनके यहाँ उन्होंने अपने शयूख की इज़्ज़त और ताज़ीम जो थी वो बहुत की थी। जो ड्रामे के अंदर और जो सीरीज़ हैं उनके अंदर, जैसा मैंने पहली दफ़ा बात की थी कि 5-6 सफ़ों से ज़्यादा अर्तुगरुल की तफसील तारीख़ी किताबों के अंदर नहीं मिलती। इतनी कम रवायात क्यों हैं या इतनी कम डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों है? उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ ये ओरल ट्रेडिशन चला करता था, ज़ुबानी ये बातें किया करते थे, रवायात जो थे वो ज़ुबानी किया करते थे। और ज़माने के बहुत आगे जाके जब वाकई एक सल्तनत कायम हो गई और इनके ओपोनेंट्स ख़त्म हो गए, और जब एक होता है कि जब स्टेट कायम होती है तो उसके और डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तब इन्होंने फिर अपनी तारीख़ जो थी उसको रकम करना शुरू किया था, नोट डाउन करना शुरू किया कि इनकी तारीख़ के अंदर क्या क्या बड़े बड़े वाक़यात आए थे। उनमें से एक वाक़या जो है वो ये है कि फिर एक दिन उस्मान अपने उसी शेख के घर में सो रहे थे, तो एक ख्वाब आया उनको
ख्वाब उन्होंने ये देखा कि एक चांद है जो या क्रेसेंट है, वो कि शेख के सीने की तरफ है, रोशनी दे रहा है वो, और वो वहाँ से मुंतकिल होता है उस्मान के अपने सीने की तरफ, और फिर उस्मान के जो नाफ वाला एरिया यहाँ से एकदम से एक बहुत बड़ा दरख्त है वो नमूदार होता है, और वो इतना बड़ा, इतने आसमान को वो अपने अंदर वो ले लेता है, अपनी लपेट में ले लेता है, हर तरफ वो फैल जाता है। उसकी जो 4 बड़े पहाड़ हैं वो उसके अंदर आ गए हैं, दरिया उसके अंदर आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा मखलूक है जो उसके अंदर आई हुई है, पानी बह रहे हैं उसके अंदर। उन्होंने ये सवाल पूछा, ये 1277 की बात है, अपने शेख से सवाल पूछा कि ये क्या है। और ये ख्वाब जब आया था, ये आया था अर्तुगरुल अभी ज़िंदा थे, अर्तुगरुल फौत नहीं हुए थे, बीमार हो गए थे लेकिन फौत नहीं हुए थे। जब उन्होंने अपने शेख को ये ख्वाब सुनाया तो उन्होंने ताबीर ये की उसकी कि अल्लाह ताला तुमसे और तुम्हारी नस्ल से अब इस्लाम की खिदमत का काम लेने वाले हैं। और इसी ख्वाब की ताबीर के बाद अब उसी शेख ने अपनी बेटी का रिश्ता जो था वो उस्मान गाज़ी के साथ भी कर दिया था। उस्मान गाज़ी की जब इंतकाल हुआ था 1326 के अंदर या 726 हिजरी के अंदर, तो इतना सल्तनत जो थी वो एक्सपेंड कर गई थी, इतनी एक सल्तनत एक्सपेंड कर गई थी जिस तरह कि इस मैप से वाज़ेह हुई भी है।